2025 दोपहर 2 बजे मुंबई की गर्मी में एक अजीब सी ठंडक थी। उस दिन महलपुरा पुलिस स्टेशन में जब मिस्टर देव अपने बेटे विजय के साथ पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता साफ साफ झलक रही थी। उनके दिल में दर्द और बेचैनी की लहरें दौड़ रही थीं, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी प्रियंका पिछले 2 दिनों से घर वापस नहीं आई थी और दूसरी तरफ प्रियंका की माँ सुनीता की आवाज में छिपा हुआ भय और निराशा ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे हर पल उसका इंतजार और भी ज्यादा दर्दनाक होता जा रहा हो। और फिर जब पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो एक पड़ोसी की कांपती आवाज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने बताया कि 14 मार्च की रात को उसने प्रियंका को किसी अजनबी के साथ झगड़ते हुए देखा था। ये सुनते ही दिल में एक अजीब सी हलचल और खौफ की लहर सभी के दिलों में दौड़ गई, मानो जैसे समय रुक सा गया हो। पुलिस ने ज्यादा देर न करते हुए तुरंत आसपास के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकालनी शुरू की। फुटेज को देखकर सबके होश उड़ गए। फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि प्रियंका घर वापस आई थी, पर कुछ ही देर में वो अचानक से कहीं गायब हो गई। मामला जब तूल पकड़ने लगा तो पुलिस ने आस पास में छानबीन शुरू की, जिसमें पड़ोस का एक युवक राहुल थोड़ा डरा डरा और घबराया हुआ कहता है, अंकल का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से असामान्य रूप से बदल रहा था और मैंने उन्हें कई बार प्रियंका को डांटते और धमकियां देते हुए देखा था। और तो और प्रियंका के घर से अमूमन लड़ाई झगड़े की आवाजें बहुत तेजी से आती थीं। इस सब के बाद पुलिस ने मामले की गहराई को समझते हुए तुरंत मिस्टर देव को पुलिस कस्टडी में लिया और काफी सवाल जवाब किए तो मिस्टर देव ने बताया, प्रियंका किसी लड़के से प्यार करती थी और जल्दी ही वो दोनों परिवार की मर्जी के बिना शादी करने वाले थे। मैंने प्रियंका को बहुत समझाया पर उसने मेरी एक न सुनी। और फिर एक रात जब वो अपने दोस्त जिससे वो प्यार करती है उससे मिलकर घर लौट रही थी तो मैंने उसे रास्ते में रोककर उसे समझाने की बहुत कोशिशें की। बेटा ऐसा मत कर, परिवार की इज्जत खराब हो जाएगी। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी जब वो नहीं मानी तो मैंने जबरदस्ती उसे एक थप्पड़ मार दिया, जिससे वो गुस्से में उसी वक्त पता नहीं कहां चली गई। मुझे लगा थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाएगी, पर अब तक उसका कुछ पता नहीं है। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज और मिस्टर देव के बयानों को सुनकर तो यह केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर प्रियंका घर वापस आई थी और मिस्टर देव से कहासुनी भी हुई थी तो वह कहां जा सकती है और अब वो कहां है। मामले की गंभीरता को समझते हुए एक हाई लेवल मीटिंग बैठाई गई, जिसमें सबसे पहले प्रियंका का मोबाइल ट्रेस के लिए डाला गया और फिर उस शख्स को दोबारा बुलाया गया जिसने वारदात वाले दिन प्रियंका को किसी के साथ झगड़ते हुए देखा था। उस शख्स के अनुसार उसने प्रियंका को किसी लड़के के साथ देखा था जिसने ब्लैक शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। उस लड़के की उम्र करीब करीब 5 फुट 5 इंच बताई गई। इस तथ्य के अनुसार पुलिस ने अब तक अंदाजा लगा लिया था कि यकीनन वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही लड़का होगा जिससे प्रियंका प्यार करती होगी। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने प्रियंका के दोस्तों से पता किया तो उन्हें पता लगा कि पिछले 1 महीने से प्रियंका का उसके दोस्तों से कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो 1 महीने से कॉलेज नहीं आई थी। जैसे जैसे अब केस में नए नए मोड़ आ रहे थे वैसे वैसे केस अब और भी ज्यादा फंसता जा रहा था। लेकिन इसी बीच जब पुलिस ने सभी तथ्यों को आपस में जोड़ा और फिर जब एक नए सिरे से जांच पड़ताल शुरू की तो पता लगा कि प्रियंका जिस लड़के से प्यार करती है उसका नाम रोहित है और वो पास में ही कंप्यूटर कोचिंग सेंटर चलाता है। इसके बाद पुलिस बिना कुछ देरी किए सीधे उस लड़के के कोचिंग सेंटर पहुंची और उस लड़के यानी रोहित को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में रोहित कार्यवाही में कोऑपरेट नहीं करता, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछा गया तो वो एक रट्टू तोते की तरह सब कुछ उगल देता है। उसने बताया, मैं और प्रियंका एक दूसरे को पिछले 3 सालों से जानते हैं। 3 साल पहले प्रियंका मेरे यहाँ बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीखने आई थी और कब हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। पुलिस ने आगे जब प्रियंका के बारे में पूछा कि प्रियंका कहाँ है तो उसने कुछ ऐसा कहा जिसका अंदाजा भी किसी को नहीं था। उसने बताया कि 2 दिन पहले उसका और प्रियंका का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और फिर प्रियंका अपने घर चली गई थी। उसके बाद से उसे प्रियंका का कोई अता पता नहीं था। उसने कई बार प्रियंका का फोन ट्राई भी किया, लेकिन हर बार उसका फोन स्विच ऑफ आता था। अब रोहित का बयान सुनकर पुलिस के पसीने छूट गए, क्योंकि इस केस की आखिरी कड़ी रोहित थी और उसे भी प्रियंका का कुछ पता नहीं था। अब तक पुलिस के हाथ पैर फूल गए थे, क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद भी अब तक प्रियंका का कुछ
पता नहीं चला। लेकिन यह केस तब एक और नया मोड़ ले लेता है जब पुलिस को पता चलता है कि फोन स्विच ऑफ होने से पहले प्रियंका की लास्ट लोकेशन उसके घर के आसपास की थी। ये सब जानकर अब पुलिस भी हरकत में आ गई और पुलिस ने प्रियंका के घर और आसपास के इलाके को सील कर दिया। कई दिन गुजर गए लेकिन अब भी पुलिस को प्रियंका का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, पुलिस ने घर और आसपास की सभी जगह को सील तो कर दिया था पर घर के बेसमेंट का अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि बेसमेंट में जाने का एक खुफिया रास्ता था जो घर के पीछे वाले गेट से होकर जाता था। जब मामले की पड़ताल की गई तो पुलिस ने पाया कि बेसमेंट में कुछ एसिड्स की बॉटल्स पड़ी हुई थी और एक बड़ा सा बाथ टब भी था जिसमें प्रियंका का आधी गली हुई बॉडी बुरी तरह से स्मेल कर रही थी, जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि प्रियंका का अपने ही घर के बेसमेंट में ऐसी भयावह स्थिति में मिलना बहुत सारे अनजाने सवालों को जन्म दे रहा था। पुलिस ने तुरंत ही प्रियंका की बॉडी को फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा और प्रियंका के पूरे परिवार और रोहित को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने फिर से एक एक सदस्य का बयान लिया, लेकिन इस सब के बावजूद भी पुलिस के हाथों कुछ न लग सका। अब पूरा इंतजार फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का था और जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो उसे देखकर सभी के होश ही उड़ गए। पता चला कि बेसमेंट में जो एसिड्स की बॉटल्स मिली थी उन पर और किसी के नहीं बल्कि एक 13 वर्षीय बच्चे विजय के निशान थे, जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए और सभी के मन में सवालों का बवंडर सा उठने लगा। किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि इस हत्याकांड के पीछे मासूम सा दिखने वाला बच्चा विजय होगा, पर आखिर कैसे बेसमेंट में एसिड्स की इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स कहां से आई और उस पर विजय के निशान कैसे आए? क्या सच में प्रियंका की मौत के पीछे एक 13 वर्षीय बच्चे विजय का हाथ था या इस हत्याकांड के पीछे कोई और भी था जो कि अभी तक इस केस से छुपा हुआ है?